प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारी पाठ्य पुस्तक कृतिका पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक। इसके लेखक है कमलेश्वर। पहले इसका हम पाठ सार देखेंगे, उसके बाद हम इस पाठ को अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इस पाठ के अंतर्गत जॉर्ज पंचम की नाक एक व्यंग्यात्मक निबंध है। इस पर इस शीर्षक से इस के माध्यम से व्यंग किया गया है। स्थानीय शासन, जो वर्तमान में हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का शासन था, उसका शासन, उसके बारे में एक व्यंग लिखा है और व्यंग्यात्मक इस शासन के बारे में खुलकर बताया है कि शासन की क्या व्यवस्था होती है, किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस में अधिक ध्यान दिया जाता है। ये सारे व्यंग इसमें लिखे गए। इसके अंतर्गत देखिए, जॉर्ज पंचम की नाक एक व्यंग्यात्मक निबंध है। इसमें सरकारी तंत्र की मजाक उड़ाई गई है। हम जिस इंग्लैंड के गुलाम रहे, इंग्लैंड यानी ब्रिटेन, अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, उसकी रानी के सम्मान के लिए भारत को सरकार कैसे कैसे पापड़ बेलती है। जब महारानी एलिजाबेथ भारत आती है अंग्रेजी शासन में, तो उस समय भारत सरकार उनके लिए क्या क्या व्यवस्था करती है, कौन कौन से कार्य करवाती है, वो सब पापड़ बेलने का इस पाठ के अंतर्गत दिया गया है। अपमानपूर्ण हरकतें करती हैं, यह दिखाना इस निबंध का उद्देश्य है। निबंध का सार इस प्रकार है कि रानी एलिजाबेथ का भारत आगमन बात उन दिनों की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के संग भारत पधारने वाली थी। रोज़ रोज़ अखबारों में उनके शाही दौर की खबरें छपती थी। एलिजाबेथ के दर्जी उनको वेशभूषा तय करने के बारे में परेशान थे। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें भारतीय अखबारों में छपती थी कि रानी ने हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है, जिस पर 400 पाउंड का खर्च आया है। ये भारत के अखबारों में छपा था। रानी की जन्मपत्री प्रिंस फिलिप के कारनामों, उनके नौकरों, बावर्चियों, कानसामों, अंगरक्षकों के साथ साथ शाही महल के कुत्तों की भी तस्वीरें छप गई। रानी के आगमन को लेकर पूरे भारत में सनसनी थी। आखिरकार जो रानी 5,000 रुपये का सूट पहनकर आने वाली है, उनके स्वागत में कुछ तो धूमधाम होनी चाहिए। देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। यानी नई दिल्ली के राजधानी थी, नई दिल्ली का कायापलट कैसे होने लगा? वहाँ पर सड़कें बनवाई गई, साफ़ सफाई करवाई गई, मकानों की रंगाई पुताई करवाई गई और सड़कें जवान हो गई, इमारतें सुंदरियों की भांति सज गई। यानी रंग रोगन करवाया गया, यानी नई दिल्ली को बिल्कुल चमका दिया गया था। ये तो थी महारानी एलिजाबेथ आने के पूर्व की तैयारी। आगे देखेंगे जॉर्ज पंचम की नाक का सवाल। अचानक एक परेशानी सामने आई। कौन सी परेशानी? जॉर्ज पंचम की यहाँ पर जो मूर्ति थी उसकी नाक नहीं थी। जब महारानी एलिजाबेथ ब्रिटेन की सत्ताधारी रानी यहाँ पर पधार रही है तो इसको देखकर अपमान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने जॉर्ज पंचम की नाक को महत्वपूर्ण मानते हुए, यानी इस परेशानी को दूर करने के लिए यहाँ के प्रशासन ने क्या क्या कार्य किए उसकी बारे में पूरी डिटेल से यहाँ पर दिया गया है, विस्तार से यहाँ पर बताया गया है। जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक गायब थी। पहले भी इस नाक के लिए राजनीतिक आंदोलन और बहसें हो चुकी है, परंतु जैसे कि होता है राजनीतिक आंदोलनों का कोई हल नहीं निकल सका। कुछ राजनीतिक दल नाक को कटाना चाहते थे, कुछ बने रहना देना चाहते थे। आखिरकार एक दिन वह हादसा हो गया। हथियारबंद जवानों की
गश्त के होते हुए भी इंडिया गेट के सामने लगी जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक काट दी गई। अब सवाल यह था कि रानी के आगमन पर जॉर्ज की नाक न दिखी तो यह अपनी नाक कटाने जैसी होगा। महारानी यहाँ पर आएगी और जॉर्ज पंचम की नाक कटी हुई दिखेगी तो हमारी नाक कटी होती है, ऐसे ही यहाँ पर हमारा अपमान होगा। जैसे हमारी नाक कट जाती है तो अपमान कट हो जाता है, इसी प्रकार से अपमान माना जाएगा। आगे देखेंगे इसमें सरकारी और कार्रवाई, क्या क्या कार्रवाई करते हैं सहकारी तंत्र नाक लगवाने के लिए और अपनी नाक बचाने के लिए। नाक का मतलब है इज्जत बचाना, नाक का मतलब है इज्जत बचाना। तो सरकारी महकमा क्या करता है, देखिए। देश के शुभचिंतकों की एक बैठक बुलाई गई। सभी ने कहा कि रानी के आगमन तक कटी हुई नाक वापस लगा जानी चाहिए। उच्च स्तर पर सलाह मशवरे हुए। आखिरकार एक मूर्तिकार को फौरन दिल्ली बुलाया गया। मूर्तिकार पैसे के मामले में लाचार था। उसने हुक्कामों के चेहरों पर बदहवासी देखी, आंसू देखे, तभी उसने आवाज़ सुनी कि जॉर्ज पंचम की नाक लगनी है। मूर्तिकार ने कहा, नाक लगा दूंगा, परंतु मुझे बताइए कि इसकी लाट का पत्थर कहाँ से लाया गया था। लाट यानी जिस पत्थर से वो मूर्ति बनाई गई थी वो पत्थर कहाँ से लाया गया था, उसी पत्थर से ही नाक लगेगी, नहीं वरना ये नाक अच्छी नहीं लगेगी। हुक्कामों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई। आखिरकार पुरातन विभाग की फाइलों के ढेर खोले गए और परंतु कुछ पता न लगा। हुक्काम परेशान हो गए। एक खास कमेटी बना दी गई, उसे नाक लगाने का काम सौंप दिया गया कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, एक कमेटी बना दो और उस कमेटी की जिम्मेदारी दे दो कि ये कमेटी पूरी नाक लगाने की जिम्मेदारी कमेटी की होगी। आगे देखेंगे देश भर के पर्वतों की खोज। जो पत्थर लाया गया था जॉर्ज पंचम की मूर्ति बनाने के लिए वो कहाँ से था, किस पर्वत से था, कैसा था पत्थर, उसके बारे में देश के तमाम पर्वतों को ढूंढ निकाला कि वो पत्थर कहाँ से था। मूर्तिकार ने कमेटी के सुझाव दिया कि मैं देश भर के पर्वतों में जाकर पत्थर की किस्म का पता लगाऊंगा और पत्थर खोज लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने भाषण की भी जारी कर दिया। ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती, ज़रूरत है खोज करने की, इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है, इसी से आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। यह भाषण अखबारों में छपा। मूर्तिकार एक एक पहाड़ी प्रदेश और पत्थरों की खान ढूंढ आया। मूर्तिकार एक एक पर्वत को, पहाड़ों की खानों को ढूंढ आया, लेकिन परंतु वह कीमती पत्थर नहीं मिला। उसने कहा ये विदेशी पत्थर है। क्या कहा उसने, ये विदेशी पत्थर है। आगे देखिए इसमें सभापति ने देश में आकर कहा, देश में गुस्से में आकर कहा, हम पर लानत है, जब हम विदेशों की सारी बातें अपना चुके हैं तो फिर यहाँ विदेशी पत्थर क्यों नहीं मिल पा रहा है। मूर्तिकार चुप खड़ा रहा। और इसके बाद देखेंगे भारतीय मूर्तियों की नाक की खोज। अचानक मूर्तिकार ने दिमाग में एक विचार कौंधा। उसने अखबार वालों तक खबर न पहुंचाने की शर्त पर एक सुझाव दिया। देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी बनी है, उनमें से किसी की भी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से मेल खाती हो तो उसे वहां से ले लिया जाए। और पहले तो सभा में सन्नाटा छा गया। फिर सभापति ने कहा कि काम जरा होशियारी से करना कि भाई देश में जितने भी हमारे नेताओं की मूर्ति बनी है उनकी नाक काट करके इस जॉर्ज पंचम के लगा दी जाए। तो तुरंत ही सन्नाटा छा गया। लेकिन आगे क्या हुआ, मूर्तिकार देश भर के दौर पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की नाक का नाप उसके पास था। उसने मुंबई और दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कवास जी, जहांगीर आदि नाकें टटोली
फिर गुजरात गया, वहाँ गांधी, पटेल, महादेव देसाई मूर्तियों को परखा। बंगाल में जाकर रविन्द्रनाथ ठाकुर, सुभाष चंद्र, राजा राम मोहन राय आदि को देखा। इसी प्रकार वह बिहार, उत्तर प्रदेश, मद्रास, मैसूर, केरल, पंजाब होते हुए दिल्ली लौट आया। उसने निराश होकर बयान दिया कि मुझे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, पूरे हिंदुस्तान की। सब नाकें जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। जॉर्ज पंचम की नाक से कैसी निकली? बड़ी। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे भारतीय जो नेता हैं उनकी इज्जत ज़्यादा है, और जो विदेशी जो यहाँ पर जॉर्ज पंचम है इसकी इज्जत कम है। उनकी नाक बड़ी है और इसकी नाक छोटी है, इसलिए ये उनकी नाक इसकी नाक पे नहीं बैठेगी और नहीं लगा सकते। आगे देखिए, मूर्तिकार ने फिर सुझाव दिया कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है। शायद उनमें से किसी एक नाक को फिट बैठ जाए, परंतु उन सब की नाकें भी बड़ी मिली। बच्चों की मूर्ति लगी हुई है, उनकी भी नाक बड़ी मिली। आगे देखेंगे, जिंदा नाक लगाने का प्रस्ताव आ गया। मूर्ति में नाक लगाने का कहाँ से प्रस्ताव आ गया? अब किसी व्यक्ति की जिंदा नाक काट करके लगा दी जाए। राजधानी में रानी के स्वागत की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया, परंतु नाक नहीं थी। सरकारी हुक्कामों में खलबली मची। अब की बार उसने एक नई योजना पेश की। उसने कहा कि 40 करोड़ जनता में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। हमारे देश की जनता कितनी है? 40 करोड़ उस समय। तो उनमें से किसी एक व्यक्ति की नाक काट कर लगा दी जाए। यह सुझाव सुनकर सन्नाटा छा गया, सब अचकचा गए। मूर्तिकार ने कहा, नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। इजाज़त दे दी गई। अब मूर्तिकार ने क्या किया आगे? अगले दिन अखबार में छप गया कि नाक का मसला हल हो गया। क्या छप गया? नाक का मसला हल हो गया। नाक लगने से पहले हथियारबंद पहरेदारों ने तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास तालाब साफ किया गया। उसकी रबाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जिंदा नाक सूख न पाए। जिंदा नाक सूख नहीं जाए, ताज़ा पानी डाला गया। आखिरकार अंतिम दिन चुपचाप जॉर्ज पंचम की नाक में नाक लग गई। सब अखबारों में छापा कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई, यानी ऐसी नाक जो पत्थर को नहीं लगती। लेकिन उस दिन अखबारों में किसी उद्घाटन सभा, अभिनंदन मानपत्र देने या शाश्वत समारोह होने का कोई समाचार नहीं छपा। सब अखबार खाली थे। पता नहीं क्यों, नाक तो एक ही चाहिए थी, और वह भी बुद्ध के लिए, यानी मूर्ति के लिए। इस प्रकार से इस पाठ में व्यंग भरा ये कहानी लिखी गई है। आगे इस पाठ को हम लगातार कंटिन्यू करेंगे। कृतिका भाग 2, कक्षा 10, पाठ जॉर्ज पंचम की नाक। अब हम इस पाठ को लगातार अपनी बुक से पढ़ेंगे और सार के अनुसार इस पाठ को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौर के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही है। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था। किसका पर दर्जी परेशान था? महारानी एलिजाबेथ। यदि वो भारत यानी दौरे पर है तो उनके लिए एक विशेष सूट की व्यवस्था की गई थी, और दर्जी यानी जो हमारे कपड़े सिलने वाला होता है उसको टेलर कहते हैं, दर्जी था। वो परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के
दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी, इस प्रकार से अलग अलग यूनिफॉर्म बनानी थी उसको, इसलिए वहाँ का दर्जी परेशान था। उनका सेक्रेटरी यानी महारानी एलिजाबेथ का सचिव शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप पर तूफ़ानी दौरा करने वाला था, यानी पहले तूफ़ानी दौरा करने वाले थे कि यहाँ पर जासूस और सेक्रेटरी आएंगे और पहले वो तूफ़ानी दौरा करेंगे और यहाँ का जायज़ा लेंगे कि यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था है। उसके बाद महारानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ भारत पधारेगी। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूँकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफर की फ़ौज तैयार हो रही थी। किसकी फ़ौज तैयार हो रही थी? फोटोग्राफर की। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तान के अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी कि महारानी एलिजाबेथ हमारे भारत दौरे पर आने वाली है। जो खबर कहाँ निकलती थी? ब्रिटेन के अखबारों में, इंग्लैंड के अखबारों में। और उन खबरों को दूसरे दिन हमारे अखबार छापते, उनकी कतरनें काट काट कर हमारे अखबार में छापते कि कौन पधारने वाली है यहाँ पर? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, जो ब्रिटेन की रानी हैं, वो यहाँ पर अपने पति के साथ पधारने वाली है। वो यहाँ पर हमारे छपती थी। तो ये भी छपा अखबार में कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशम कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया है। वो सूट बनाया गया है। क्या बनाया गया है? सूट। उसका कपड़ा कहाँ से आया है? रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान। वो रेशमी कपड़ा कहाँ बना था? हिंदुस्तान से बना था। उसी का उन्होंने सूट बनवाया है कि करीब 400 पाउंड खर्चा, यानी ब्रिटेन की जो मुद्रा है वो 400 पाउंड खर्चा आया उसमें। और रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी। किसकी जन्मपत्री? महारानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी। प्रिंस फिलिप यानी राजा, कौन थे? फिलिप राजकुमार के कारनामे भी छपे अखबार में। तो और उनके नौकरों के भिखारिये, बावर्ची, खाना बनाने वाले के, खास सामों यानी उनके खास मेहमानों के, और उनके बॉडीगार्ड, सुरक्षा कर्मी, अंगरक्षकों की भी पूरी जीवनी देखने में यहाँ पर हमें अखबार में मिली। आई शाह महल में रहने और पलने वाले कुत्ते, जब वो महारानी शाही महल में रहती है और उनके साथ उन शाही महलों में जो कुत्ते पलते हैं उनकी तस्वीरें भी अखबार में छप गई थी। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी कि आने की खबर हिंदुस्तान में मिल रही थी और आने की घोषणा कहाँ हो रही थी? ब्रिटेन में। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी खबर फैल गई। क्या फैल गई? सनसनी खबर फैल गई। राजधानी में तहलका मच गया, राजधानी में बिल्कुल हड़कंप मच गया चारों तरफ। जो रानी 5,000 रुपये के भेष में, यानी सूट में, कितने रुपये में? 5,000 रुपये का सूट पहन करके हमारे यहाँ पर पालम के हवाई अड्डे से, कौन सा हवाई अड्डा? पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी। कहाँ उतरेगी? पालम का हवाई। उसके लिए कुछ तो होना चाहिए, यहाँ पर कुछ उनके स्वागत में अच्छा होना चाहिए। कुछ क्या? बहुत कुछ होना चाहिए, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं। पहले महायुद्ध हुआ था हमारे विश्व का, उसमें उनके जो बावर्ची बने हुए वो जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं। उनकी शान शौकत में, उनकी इज्जत और शान शौकत में के क्या कहने, वह रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली में अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता, यानी बिल्कुल निकल गया मुंह, बेसाख्ता बिना खड़ो, वह आए हमारे घर, खुद की रहमत, वो हमारे घर आ रही है खुद की रहमत से। कभी हम उनको, कभी अपने घरों को भी देखते हैं। और देखते ही देखते नई दिल्ली की काया पलट होने लगी, दिल्ली की सजावट की जाने लगी। इस प्रकार से
यहाँ पर महारानी एलिजाबेथ पधारने वाली थी और महारानी एलिजाबेथ पधारने से पूर्व जो तैयारी की गई और धीरे धीरे नई दिल्ली की काया पलट हो गई। थैंक यू, धन्यवाद। भाग फर्स्ट में इतना ही। अगला भाग हम नेक्स्ट डे में भेजेंगे आपको। इसको अपनी पाठ्य पुस्तक के साथ पढ़िए आप।